हटिए तो आप इधर आइए ना। एक मिनट 2 मिनट का कर लें। मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी, महकमा अक़लियती अमूर और मदरसा तालीम, हुकूमत मगरबी बंगाल। आज याद एक कैफ़ी एक रोज़ा सेमिनार कैफ़ी आज़मी, शनिचर बरोज़ खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। 15 जनवरी 2022 सुबह 10 बजे इतनी अजीम शख्सियत बमुकाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिसके ऑडिटोरियम मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी में होने जा रहा है। सुनने के लिए इस बैठे हुए प्रोग्राम की सदारत जनाब मोहम्मद नदीमुल हक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वाइस चेयरमैन मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी। मेरी एक तरह से कैफी साहब ने परवरिश की है, कलमात तरबियत जनाब की है। सैयद मोहम्मद सहाबुद्दीन तो हैदर, उनका वाइस जो कुछ फंक्शन भी सब कमेटी, कैफी साहब से चेयरमैन मैंने फंक्शन हासिल सब किया, कमेटी, कलीदी खुतबा जनाब जो कलीम वाक़यात हाजिक, मेरे साथ हैं, आपको उन वाक़यात को सुन के तबीर अंदाज़ा हो जाएगा। चेयरमैन जैसे कैफी साहब कहा करते थे कि उनके ऊपर मीर अनीस का सरका, रंग है। डॉक्टर नुसरत जहां, डॉक्टर तो मेरे तरक्शा जरी, मैंने तो और जनाब किसी को देखा मोहम्मद नहीं, मंजर फिर कैफी हुसैन, साहब को देखा तो जनाब मैंने उसके हलीम बाद फिर किसी हाशमी, को नहीं देखा, क्योंकि उनके डॉक्टर अकील शख्सियत अहमद के आगे अकील, फिर कोई था ही नहीं। जनाब निसार ये बहुत अहमद से मजरू साहब थे मोहतरमा रज़िया और लोग सुल्ताना। थे, लेकिन कैफी साहब की जो मोहब्बतें थी, कोविड की जो वजह से शफ़क़तें थी, नशिस्तें जो इनायतें महदूद थी, हैं, जो लिहाजा मोहब्बतें थी, वक्त पर वो आने की ज़हमत मैं करें। समझता हूँ किसी बेटे को ही मिल सकती थी और वो बेटा ही समझते थे मुझे। मेरी मुलाकात उनसे ऐसे ही मुशायरों में सन 78 से हुई। फिर धीरे धीरे उनसे क़ुरबतें बढ़ी। वो जब जिस मुशायरे में होते थे मैं उनके पास ही बैठ जाता था, उनकी चेयर के पास। कोई ज़रूरत होती थी फ़ौरन करता था। लेकिन सन 86 में तरक्की पसंद तहरीक की गोल्डन जुबली लखनऊ में मनाई जा रही थी। वो इसलिए कि सन 36 में प्रेमचंद ने उसकी बुनियाद रखी थी, उसकी सदारत की थी तरक्की पसंद तहरीक की। तो कैफी साहब चूँकि उसके सेलिब्रेशन कमेटी के चेयरमैन थे, इप्टा के भी चेयरमैन थे, तो उन्होंने लखनऊ को अपना मरकज़ बना लिया और उन्होंने कहा कि 4-5 महीने कम से कम मैं यहीं रहूँगा, आता जाता रहूँगा। तो इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद करने के लिए तमाम दुनिया के मशाहिर, शोरा इकराम, उदबा, फ़नकार जितने थे, पूरी दुनिया में जितने फैले हुए थे तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, अदबी संगम में आना था। तो एक दिन उन्होंने लखनऊ में अथा नबी साहब हैं, बहुत फ़ाल शख्सियत हैं, बड़े कैफी साहब के मद्दा भी हैं और बैठे हुए थे। तो कैफी साहब ने ये ज़िक्र किया उनसे कि मुझे कोई एक ऐसा नौजवान चाहिए जो उर्दू रस्मुल ख़त से भी आप वाकिफ़ हो और तमाम चीज़ों से और बहुत ही एक्टिव हो। मुझे इस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है जगह जगह जाना पड़ेगा और तमाम ज़रूरियात पड़ेंगी, तो वो मेरे साथ रहें बिल्कुल 24 घंटे। ऐसा कोई आदमी मुझे दीजिए। तो अतर नबी साहब ने फ़ौरन ही बर्जस्ता कहा कि नहीं है तो हसन का आदमी। कह नहीं ये कानपुर है। कानपुर कहाँ से? कहने नहीं कानपुर नहीं, आप यही आपके साथ रहेंगे और कतई नहीं जाएंगे कानपुर। तो वो कैफी साहब की क़ुर्बत हासिल हुई और दुनिया के जितने भी उस वक्त बख्श लालपुरी साहब, अतर्राज साहब और पाकिस्तान से हमारे अहमद फराज साहब, फैज़ साहब ख़त्म हो चुके थे, तो एलिस फैज़ और सलीमा हाशमी फैज़ साहब की बीवी और बेटी और हिमायत अली शायर साहब,
खतील शिफाई साहब, जमीलुद्दीन आली साहब, किश्वर नाहिद साहिबा, फहमिदा रियाज, ये जितने भी आप नाम सोच सकते हैं उस अहद के, वो सारे लोग मौजूद थे। अब तो शायद 2-4 नाम ही बचे हुए हैं। तो वो उनको खतूत जाने थे सैकड़ों की तादाद में, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर। तो कैफ़ी साहब को ज़रा सा लिखने में ज़रा सी प्रॉब्लम थी, राशा था हाथ में, तो वो मुझे डिक्टेट करते थे, मैं लिख देता था, उसके बाद उनसे सिग्नेचर करा लेता था। तो ऐसे ही जब वो कॉन्फ्रेंस के खतूत सबको जाने लगे इनविटेशन के, तो वो सैकड़ों की तादाद में हो गए, मेरे ख्याल में 100-125 हो गए थे। तो मैंने कुछ उनसे दस्तखत कराए, देखा उन्हें उलझन हो रही थी, फिर उसके बाद मैंने उनको नहीं दिए। और कैफ़ी साहब बिल्कुल आसान सी सिग्नेचर करते थे, काफ ये और फिर घसीट देते थे नीचे, ऊपर जो है काफ का लगा देते थे। तो मैंने वो किया, मैंने कैफ़ी साहब की सिग्नेचर कर करके मैंने पोस्ट कर दिए सारे खतूत। उसके बाद 2-1 खतूत जो है मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट थे, वो हमने कहा कैफ़ी साहब से करा लें। तो हमने कहा अब्बा ये मुझे सिग्नेचर कर दिए। कहना और क्या हुए? तो हमने कर दिए थे। कहना तो फिर तुम ही कर लो जब कर लेते हो। तो ये बड़प्पन उनका, उनकी मोहब्बतें। और उसके बाद फिर उन्होंने सिग्नेचर कभी नहीं कहा, तुम करके भेज दिया करो, इजाज़त है मेरी। तो वो कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया से लोग 1 हफ्ते के लिए लखनऊ में पूरा इज्तिमा रहा, और उन सब की जिम्मेदारी, उनकी लॉजिंग, फूडिंग, ट्रांसपोर्ट की कोई भी ज़रूरत होती थी वो सब हम पूरा चार्ट बना लिया था, किसकी कहाँ ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट का अलग आदमी है, इसके लिए अलग है, लॉजिंग के लिए अलग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाने के लिए किसी की ड्यूटी, वो सब पूरा चेकआउट कर दिया था। और ये कॉन्फ्रेंस हुई तो मेरे खुशनसीबी ही कि उनके साथ दुनिया के सारे कोई भी नाम ले लीजिए। उसके बाद कैफ़ी साहब से सन 90 में मेरा किताब पहला मजमुआ आया, तेरी याद के जुगनू। और ये तेरी याद के जुगनू भी टाइटल उन्हीं ने दिया, कैफ़ी साहब ने, उस पर मजमून भी लिखा। और उस फंक्शन में शरीक होने के लिए कैफ़ी साहब बम्बई से शौकत आपा के साथ कानपुर आए। दूसरे दिन जो है शबाना बाजी की बर्थडे थी, तो यहाँ से आके उन्होंने फ़ोन किया, और दूसरी सुबह फिर उन्होंने फ़ोन इसलिए किया कि उनको शबाना बाजी को मुबारकबाद दे दें। मुबारकबाद देते रहे। उसके बाद एकदम से शबाना बाजी ने कहा, कहना हसन है आपके पास? कहना हाँ है हसन। हसन यहाँ दो, शब्बो तुमसे बात करेगी। मुझे फ़ोन दिया, कहना हसन तुम जानते हो कि अब्बा तुम्हें कितना प्यार करते हैं? हमने नहीं, मैं तो जाहिर है उनकी नज़र करम है और इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुझे साथ साथ लिए घूमते हैं, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। कहें नहीं तुम नहीं जानते हो। कहने इससे पहले मेरी बर्थडे जब होती थी, अब्बा दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो भाग के जो है बम्बई आते थे। ये पहला इत्तेफाक है, मेरी बर्थडे के 2 दिन पहले अब्बा यहाँ से निकल गए, अम्मा को भी ले गए और ले जाके वहाँ पर कानपुर में इस वक्त है तुम्हारे। इससे अंदाज़ा लगा लो कि वो तुम्हें कितना चाहते हैं। मेरे लिए आंसू निकल गए उनकी इस बात को सुन के। मैं इस वक्त भी मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। फिर एक बार, अब देखिए इनकी जहानत, और बहुत कम गो थे, बोलते ही नहीं थे। दिन भर हम साथ बैठे रहते थे, हम उन्हें देख रहे हैं, और देखते देखते फिर हमने इधर मुँह कर लिया, वो उधर मुँह कर लिया। तो उसके बाद फिर एक दूसरे को देखने लगे, कोई बातचीत नहीं, कोई डायलॉग नहीं। 24-24 घंटे गुजारना, वो ज़रूरत की बातें हुई वो भी। अच्छा बीच बीच में वो बड़ी संजीद, कभी मुस्कुराते नहीं थे, और ऐसी संजीद बाप ने कैफ़ी साहब। एक वाक़या सुन लीजिए कि एक उसी दौरान जब हम कॉन्फ्रेंस में थे, तो कैफ़ी साहब लखनऊ, अगर जो लोग गए हों तो स्टेशन के बिल्कुल सामने एक ऑडिटोरियम है, रविंद्रालय। तो कैफ़ी साहब को
2 हफ्ते के लिए उस रविंद्रालय का गेस्ट हाउस भी मिल गया था। तो उसमें थे मुख्तलिफ गेस्ट हाउस में, एक मुसलसल तो 4-5 महीने एक जगह नहीं रह सकते थे, जहाँ जहाँ अलॉटमेंट होते जाते थे हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते थे। तो एक दिन बैठे हुए थे, कुछ मेहमान उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। आने के बाद वो गुफ्तगू जारी थी कि एकदम दरवाजे पे नॉक हुआ। तो मैं गया जल्दी जाके, दरवाज़ा खोला और देखा कौन सा, जी साहब, कैफी साहब हैं। हमने जी बताइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। हमने ठहरिए भी आता हूँ। मैं गया कैफी साहब का, हमने कहा एक साहब आए ऑस्ट्रेलिया से, वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और मिलना चाह रहे हैं, बुला लूँ उनको? अरे भाई बुला लो भाई। मैं उनको गया और लेके अंदर आया, और वो ऐसे हवन्नकों की तरह, बिल्कुल ऐसे दीवानगी की हद तक मैंने ऐसा फ़ैन किसी का नहीं देखा। वो साहब आते आते एकदम पैरों पे उनके गिर गए। अरे कैफी साहब, कैफी साहब, कैफी साहब। क्या हुआ भाई, उठो उठो, क्या बात है? कह साहब 30 साल पहले मैंने आपकी नज्म सुनी थी, अंधा कुआं। और इसी रविंद्रालय में वो प्रोग्राम चल रहा था, मैंने अंधा कुआं नज्म सुनी, और उसके बाद सामने स्टेशन पर ट्रेन पकड़ी, दिल्ली गया, वहाँ से फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। 30 साल के बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ। अब देखिए कैफी साहब की संजीदगी और उसमें बात। कहना, अरे भाई वो परेशान मत हो, आपको जब हिंदुस्तान आना हो तो मेरे पास ऐसी भी नज़में हैं जो आपको वापस बुला लेंगे। अंधा कुआं ने आपको बाहर भेज दिया, मेरे पास और भी नज़में हैं। क्या बात। ये उनका जो बदला संजी थी, वो कैफी साहब शौकत आपा को छेड़ते रहते थे, वो जुमले बोल देते थे, वो पिनक जाती थी। और वो जो वाक़या बनाया गया कि वहाँ हैदराबाद में पहली दफ़ा ऑटोग्राफ के लिए वो सरदार जाफरी और मजरूह साहब के पास पहुँच गई, तो कैफी साहब नाराज़ हो गए। तो वो शौकत आपा अपनी ज़बान में बताती थी, बड़ा दिलचस्प। उनकी मोहब्बतें और उनकी शफ़क़तें देखिए कि मैं लखनऊ दूरदर्शन से सन 82 से वाबस्ता था, अनाउंसर था और दूसरे प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में मैं एंकरिंग करता था। 90 में न्यूज़ रीडर का सिलेक्शन होना था, तो उस वक्त हमारे रेडियो टीवी के डायरेक्टर थे विलायत जाफरी साहब, बहुत बड़े राइटर भी थे, और लाइट एंड साउंड जो हिंदुस्तान में राइज किया है वो उन्हीं की देन है। अभी इंतकाल हो गया पिछले साल कोरोना में। तो वो जाफरी साहब कहने, मेरी किताब पे उन्हें पेश लफ्ज़ लिखना है, ऐसा यार करवा दो। जानते थे कि वो बहुत करीब है। तो हमने कहा चलिए, गेस्ट हाउस में गए, मीरा भाई गेस्ट हाउस, और मैंने कहा हमने गया, तो उन्होंने लेके रख लिया मसवदा। जब वो चले गए तो मैंने कहा, हमने कैफी साहब इनका कर दीजिए काम, और मेरी नौकरी का मामला है, मेरा न्यूज़ रीडर में सिलेक्शन होना है। अच्छा अच्छा, तो खैर उन्होंने 2-1 दिन में कर दिया, मैंने उनको पहुंचा दिया। एक प्रोग्राम बारादरी में हो रहा था जिसमें बीजेपी के तमाम लीडर मौजूद थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और सिकंदर बख्श साहब, और कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी। तो आगे की तरफ कैफी साहब बैठ गए थे, उनके बगल में जाफरी साहब बैठे हैं हमारे डायरेक्टर, और अटल जी और सिकंदर बख्श साहब ये बैठे हुए थे। चीफ मिनिस्टर आए हमारे कल्याण सिंह जी, वो मैं बिल्कुल लास्ट की रो में बैठा था कि मेहमान आए उसको आगे ले जाएं, तो वो आके मेरे बगल में बैठ गए। मैंने देखा कि तुम्हारे, हमने सर आगे चलिए, कहने नहीं वो आगे सीनियर लोग हैं। हमने नहीं, फिर भी आप सीएम हैं हमारे, तो आप आगे चलिए, आपकी ज़रूरत है वहाँ। तो मैंने अतर नबी साहब और दूसरे ऑर्गेनाइज़र जो थे उनको बुलाया, हमने कल्याण जी पीछे बैठे हुए, उनको आगे लाइए। खैर वो ले गए उनको। इसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। 3-4 दिन के बाद अच्छा मेरा सिलेक्शन हो गया, तो हमारे डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलाया, कहने उनको भेजो हसन गालवी को। मैं गया उनके कमरे में, कहने बैठो। कहने लगे कि हसन, तुम्हें मालूम है कि कैफी साहब तुम्हें कितना चाहते हैं? हमने, जाहिर है वो चाहते हैं, और मैं उनकी खिदमत में रहता हूँ तो मोहब्बत तो करते ही। कहा नहीं। कहना उस दिन बारादरी में बगल में बैठे थे मेरे,
और उन्होंने एक जुमले में ऐसा कह दिया जो कोई उस जुमले को समझ भी नहीं सकता। इत्तेफाक से मैं समझ गया, वरना और कोई आदमी समझ नहीं सकता। तो उन्होंने, हमारे बच्चे का ज़रा ख्याल रखिएगा, बहुत होनहार बच्चा है और बड़ी उम्मीदें इससे वाबस्ता हैं। तो आपकी नज़रें करम हो जाएंगी तो बेचारा सेट हो जाएगा, वरना मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि ये नजरुल इस्लाम हो जाए। अब इस जुमले को हर आदमी नहीं समझ सकता, आप समझ सकते हैं क्योंकि तो ये मोहब्बतें थी और ये उनकी कैफी साहब की कि मैं ज़िंदगी भर एहसान मैं सर नहीं उठा सकता उनके, जितने एहसानात हैं मेरे ऊपर, जितनी शफ़क़तें मोहब्बतें उन्होंने दी। एक बार और ऐसा ही हुआ, मेरी शादी हो चुकी थी, एक बेटी थी 7-8 महीने की, साल भर की थी। तो बम्बई का एक मुशायरा आया, मेरी वाइफ ने कभी बम्बई नहीं देखा था, तो हमने चलो बड़ा अच्छा मौका है, बम्बई चलते हैं। कहने शर्मीन का क्या होगा, तो हमने कहा वो उनकी खाला है और नानी सब संभाल लेंगे, वो उससे कुछ तो है नहीं। तो उन्होंने बात की, कहा हाँ तुम जाओ। खैर हम लोग बम्बई पहुँचे। अच्छा, बम्बई में मेरा मामला ये था कि हम तो अपना अटैची उठाई, ना फ़ोन करना ना इत्तला देना, सीधे सीधे जानकी कुटीर में घुस गए और जाके अपना अटैची रखी। अरे कब आए तुम? हम लोग अभी चले आ रहे हैं। कई कई दिन गायब रहते थे, कुछ पता नहीं था। जब उठे बगैर बताए चले आए, ये मामला था। तो उससे ज़्यादा आराम क्या होगा। कैफी साहब की एक और चीज़ थी, आप सबके गोश गुजार कर दूं। कैफी साहब की जानकी कुटीर कहलाती, तो वो कुटीर का ही रंग था, कुछ छप्पर रुमा थी और बगल में शशि कपूर का और तमाम आर्टिस्टों का इस तरह के लोग थे। तो आज भी वो छप्पर है, वो बड़े बड़े पेड़ हैं आम के, नीम के, इसके। उस दरवाजे में सब उसका डंडों से जो है वो घिरा हुआ था और पेड़ से ढका हुआ था। वह खाली ये दरवाज़ा खुला हुआ था, जो वो भी बांस का था। तो उसमें सिर्फ वो अंदर से कुटकी लगी होती थी, लेकिन आप खोल नहीं सकते। तो एक रस्सी बंधी हुई थी वहाँ पर से, रस्सी ऊपर पेड़ पे सबसे ऊपरी छोर पे जो है रस्सी वहाँ गई थी। वहाँ एक घंटा था, बड़ा सा घंटा, इतना बड़ा घंटा था। तो वो रस्सी पकड़ के टन 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 बजाइए, फिर वो पीछे से नौकर वोकर को पालाते थे, वो दरवाज़ा खोलते थे। वो तो एडजस्टिंग नेचर है, जहाँ चाहे जैसे चाहा एडजस्ट कर लेते हैं। मैं तो कैफी साहब के यहाँ, निदा फाजली के यहाँ, हसन कमाल से यहाँ साहब के यहाँ और नौशाद साहब के यहाँ, ये आसपास घर थे। एक कैफी साहब का बस जुहू में था। तो हमने कहा हम तो उनके घर से वाकिफ़ हैं और बेतकल्लुफ़ी है, लेकिन बेगम को साथ ले जा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं रहे। तो मैंने एक दोस्त थे, वो भी आज़मगढ़ के थे, मिसबा साहब। तो मैंने उनको फ़ोन किया, हमने कहा मिसबा भाई कोई ऐसा फ्लैट पड़ा हुआ हो 2-3 दिन के लिए, और या कोई गेस्ट हाउस आप करा दीजिए, मैं आऊँगा और आपकी भाभी भी साथ में है। कहना अरे परेशान ना हो, कुर्ला में मेरा एक फ्लैट है, आजकल हम भी वहीं हैं और खाने की भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई सुबह आती है और शाम को, तो आप जो बनवाएंगे खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चले आइए। एड्रेस दिया। तो मैं ट्रेन से पहुंचा, रात में लेट हो गया, 11 बज गया। तो मैं टटोलता उनके फ्लैट तक पहुंच गया और देखा ठीक है। तो उनसे बताया हमने ठीक है, सवेरे हम लोग निकलेंगे। और आदतन मैंने जो है सवेरे सबसे पहला फ़ोन मैंने कैफी साहब का मिलाया। और कैफी साहब जब होते थे बम्बई में, तो वो टेलीफोन चाहे वो लॉन में हो चाहे कमरे में हो, वही लॉन पे सुबह आ जाते थे और वहीं चाय उनको पहुंचा दी जाती थी। और टेबल पे, लकड़ी की टेबल थी, उसी के ऊपर वो टेलीफोन रखा रहता था। तो पहली घंटी पे खट से उठा लेते थे, हेलो। तो हमने कैफी साहब आदाब, अरे तुम कहाँ हो? तो हमने मैं बम्बई आ गया। कब आया? हमने कहा रात आया। तो इधर क्यों नहीं आया? हमने लेट हो गई थी गाड़ी, 11-12 बज गया था। हमने कहा आप लोग परेशान हो। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं थी, आ जाते तुम। ठीक है। और ये कहते कहते मेरी ज़बान से निकल गया, हमने कहा वो आपकी बहू भी आई है, तो वो मैं यहाँ मिसबा भाई के यहाँ रुक गया था। मुझे पहली बार मैंने मतलब इस तरह का जुमला कैफी साहब से कभी किसी के लिए नहीं सुना। और इसमें भी कहूँगा मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे लिए वो जुमला अदा किया। कहने लगे उल्लू के पट्टे
तुम बाहर चूल्हे में जाओ, जहाँ चाहो रहो, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, लेकिन बहू को मेरी वहाँ पर क्यों तुमने दिखाया। फ़ौरन जो है अपना सामान लो और सामान लेकर फ़ौरन जो है जानकी को पीला। तो मैंने बाहर आके मिसबा भाई से कहा, हमने कहा वो कैफी साहब नाराज़ हो रहे हैं और मैं जो हूँ जा रहा हूँ कैफी साहब के यहाँ, हो सकता है आज ना हो कल वाला जाऊँ। तो मैंने अपनी बेगम से कहा कि हम शौकत आपा भी नहीं आना देंगे तुम्हारी वजह से भी, तो एक एक जोड़ पॉलीथीन में रख लो, बाकी सामान यही रहे। अब देखिए कितने जहाँ दीदा लोग, नज़र उनकी होती थी और सच्चे होते थे लोग। ऐसा नहीं अब कोई नहीं, हम नहीं है वैसे। तो मिसबा साहब कल वो कैफ़ी साहब से मैंने बहुत दिन से नहीं मिला, मुझे उसी तरफ जाना है, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ और फिर आप घूमिएगा। ठीक। तो मिसबा साहब लेके पहुँचे, कैफ़ी साहब के यहाँ पहुँचे। अब आप देखिए नज़र है उनकी कि वो पॉलीथीन पकड़े हुए हाथ में और किसी के हाथ में अटैची नहीं है। तो फ़ौरन कहा, कहने तुम्हारी अटैची कहाँ है। हमने अटैची वहीं छोड़ा है और हम जो है एक जोड़ कपड़ा रख लाएँ। हम समझे ठीक है, मुतमईन हो जाएंगे। तो फ़ौरन मैं मिसबा साहब, मैं माजरत चाहूँगा, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, आप इनकी अटैची ड्राइवर से पहुँचा दीजिएगा। ऐसे बड़े लोग कहाँ मिलेंगे। ये सब बातें, ऐसी यादें उनसे वाबस्ता हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। इसी से जुड़े हो गए। दूसरे ही दिन लॉन में बैठे हुए थे, सवेरे उनके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद वो उनसे बातें कर रहे थे, तो फिर माउथपीस पे हाथ रख के बोले, कहने हसन पाकिस्तान चलोगे। अरे मैंने कहा आपके साथ पाकिस्तान चलने के क्या करने, इससे बढ़ कर क्या बात हो सकती है। तो वो फ़ोन पे कह रहे थे कि भाई खुर्शीद साहब, हालांकि मुझे मना किया है डॉक्टरों ने और पूरे घर वाले मेरी निगरानी कर रहे हैं, मुझे कहीं आने जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बहुत उम्दा शायर है और बहुत खुशगुलू शायर, अगर आप उसको भी इनवाइट कर ले तो मैं आने को तैयार हूँ। तो कहने के नाम बताइए हुजूर। कैफी साहब आप हुक्म फरमाएं। कहने वो लखनऊ के हैं, हसन काज़मी। अरे कहने हसन काज़मी साहब को, उनका तो मैं नाम लेके आया था वहाँ पर, लेकिन यहाँ से मुझे उनसे रब्ता करने किसी से नंबर नहीं मिला। उस ज़माने में टेलीफोन होते थे और सबके पास होते भी नहीं थे। तो मेरी बात कराइए अगर वो पास हों। कहा लीजिए मेरे साथी हैं। उन्होंने कहा, कहना है साहब आपका नंबर मांगते मांगते मैं लोगों से परेशान हो गया और कई लोगों ने कहा अभी देता हूँ नहीं मिल रहा। बहरहाल ये बताइए कि आप मुझे पासपोर्ट कितनी जल्दी पहुँचा सकते हैं। तो हमने परसों यहाँ से मैं निकलूँगा और लखनऊ पहुँच के पहली फुर्सत में मैं आपको पहुँचाऊँ, बताइए आपको कहाँ पहुँचाना है। कहना वो गालिब एकेडमी में अकील साहब हैं, मैं उन्हीं के पास हूँ, अकील साहब पास आप आ जाएंगे, मेरी मुलाकात हो जाएगी। मंजूम लिखे थे, पोइट्री में लिखे थे। चेतन आनंद साहब की भी हिम्मत का काम है कि उन्होंने ये इसको चैलेंज कबूल किया और कबूल करने के बाद फिल्म तो ज़्यादा इतनी नहीं चली, लेकिन गाने बेपनाह मकबूल हुए और एक मिसाल कायम हुई कि कोई फिल्म जो है पोइट्री में भी, लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसा हिम्मत ही नहीं कर पाया जिसकी वजह से ये जो कोई फिल्म जो और हिम्मत करते। ये चेतन आनंद साहब का ही मामला था। और कैफी साहब के मशवरे वो दिया करते। एक बार 84 का मुशायरा था लखनऊ फेस्टिवल का। उस मुशायरे में, बस 2 मिनट बाद पी लीजिएगा ना, वो डिस्टर्ब होता है, तसलसल टूट जाता है, कोई इमोशनली मामला है ना। कि उसका जो केसेट बना, वो केसेट जो है सऊदी और तमाम गल्फ़ में गया, तो उसके बाद से वहाँ गल्फ़ में मुशायरे शुरू होने लगे और उस केसेट की इब्तिदा, जो मुशायरे की इब्तिदा थी, वो मुझसे ही हुई थी। बहुत दुबले पतले होते थे। तो उसमें मैंने जो है गज़ल सुनाई कि मेरे ख्वाबों की शहज़ादियाँ आएंगी, फूल हूँ खुद ब खुद तितलियाँ आएंगी, ये उमस, ये घुटन और ये खामोशियाँ, क्या मेरे शहर में आंधियाँ आएंगी। तो उस पर किसी चीज़ पर दाद कम मिले, तो मुशायरा भी शुरू हो रहा था, अभी कुछ था ही नहीं मुशायरे में। तो मैंने एक आध जुमला कसा कि आप हजरात जो है मुझे देख ज़्यादा रहें और सुन कम रहे, ये जुमला हमने बोला था। कैफी साहब मुशायरे के बाद गेस्ट हाउस में आए और आने के बाद कहने लगे, ये हसन ये बताओ, ये सब जुमलेबाजी तुम क्यों करते हो मुशायरे में।
तो हमने जी कैफी साहब बताइए। कहा नहीं आप मुझे देख ज़्यादा रहे हैं, सुन कम रहे हैं, मत किया करो ये सब, आइंदा हम ना सुने। भाई, आप शायर का कलाम जो है खुद उसका तारुफ होता है, वो फैसला कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उसी वक्त कर लिया जाए, बाद में सोचेंगे, बाद में पढ़ा जाएगा तब होगा। आप अपना काम कीजिए और काम करने के बाद ये सब जुमलेबाजी आप नहीं सुनना चाहिए। वो दिन है आज का दिन। अभी भी तमाम लोग मुझे कहते हैं कि साहब कुछ हिलाया डुलाया कीजिए, आप हिलाते डुलाते नहीं हैं। सभी तो करते हैं, देखिए राहत भाई करते हैं, तमाम बातें इधर उधर, वसीम भाई तक जो है तमाम बातें करते हैं। थोड़ा तो हमने नहीं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो कैफी साहब मेरे असाब पे इतने ज़्यादा छाए हुए हैं कि मुझे डर लगता है कि वरना कैफी साहब तक बात ना पहुँचे। हालांकि नहीं है, लेकिन वो एक तरबियत है उनकी, एक वज़ादारी है, वो नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ें कैफी साहब से वाबस्ता। और आखिर में मैं एक इंकशाफ ये कर दूं, कैफी साहब कितना चाहते थे और कितना उसे मैं समझता हूँ कि उस एक बात की वजह से मैं उनकी कितनी क़ुर्बतें मुझे हासिल थी कि उनके घर वालों को भी इस चीज़ का पता नहीं था। वो मुझसे एक लेटर देते थे वक्तन फ़वक्तन और चुपके से मुझसे कहते थे जाओ इसे पोस्ट कर देना और मम्मी को पता ना लगे, जाओ उसे पोस्ट कर दो लेकिन मम्मी को पता ना लगे। वो मैं पोस्ट कर देता था अक्सर व बेशतर। बाद में फिर मैं जब वो उनके बारे में मालूम हुआ तो उनकी तस्वीर हमने गूगल पे सर्च की और सर्च करने के बाद मालूम हुआ कि वाकई में कैफी साहब का इंतखाब बहुत खूबसूरत था। अब वो नाम था मौसीकी की दुनिया की बहुत बड़ी फनकारा रेखा सूर्या का। शुक्रिया।